हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स को हिंदी में बेटा जैव अणु बोलते हैं, इस चैप्टर को डिटेल से मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है। डिटेल से मीन 4-5 लेक्चर के अंदर अपन इसे बायोमोलिक्यूल्स को अच्छे से कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। स्टार्ट करते हैं बेटा। ये तो कमेंट्स ऑफ रहेंगे, ध्यान से जिसको पढ़ना है बेटा पढ़े, समझना है समझे, बाकी आप समझदार हो सारे। और ये बाईलैंग्वेज क्लास रहेगी। हिंदी में ऑलरेडी आपको कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, इंग्लिश में मैं ट्रांसलेट भी कर दूंगा और कुछ मेंशन करना होगा वो भी मैं लिख दूंगा। ठीक है, तो दोनों मीडियम के बच्चों के लिए क्लास यूजफुल है। और किस एग्जाम पर्पज के लिए बेटा ये क्लास बनाई जा रही है ये और सुन ले कि बायोमोलिक्यूल्स तो आपके 12th क्लास का चैप्टर है। तो 12th क्लास केमिस्ट्री की बात करें तो ये आपके जेई मेंस एग्जाम में भी आता है, नीट में भी आता है, बीएससी नर्सिंग में भी आता है। तो अब अभी हम मेनली किस पे फोकस करेंगे, तो नीट और बीएससी नर्सिंग का जो लेवल है ना बेटा उसको लेके चल रहा हूं मैं। ठीक है, जेई की बात नहीं करेंगे, नीट लेवल पे नर्सिंग लेवल पे अपन इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स देखो, नाम से ही आपको आइडिया मिल गया, बायोमोलिक्यूल्स ना, जैव अणुओं की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। मतलब जितने भी लिविंग सिस्टम होते हैं बेटा, जीवित निकाय होते हैं, उनसे जो अपन ये बोलते हैं जो कंपाउंड मिलते हैं उनको क्या बोले जाते हैं, उनमें जो कंपाउंड मिलते हैं या उनसे बनने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, जैव अणु बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स किससे मिलते हैं, लिविंग सिस्टम से मिलते हैं बेटा। ठीक है, ये जो बायोमोलिक्यूल है वो किससे मिलते हैं, लिविंग सिस्टम से मिलते हैं। अब बहुत सारे ऐसे, तो अपन कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स की बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो एक तो कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे बेटा, प्रोटीन पढ़ेंगे, विटामिन पढ़ेंगे, एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड और लास्ट आएगा अपना हार्मोन आएगा। तो ये 6 बायोमोलिक्यूल्स आपके 12th एनसीईआरटी के अंदर गिवन है बेटा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड और हार्मोन। इस क्लास में मैं आपको कोशिश करूंगा कि कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन पूरा करवा दूं बेटा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को स्टार्ट करेंगे और प्रोटीन का एक अलग क्लास हो जाएगा, प्रोटीन का। विटामिन, एंजाइम एक क्लास में कवर कर लेंगे और फिर न्यूक्लिक एसिड और हार्मोन 3 क्लासेज में हो जाएंगे बेटा। ठीक है ना, 3 या 4 क्लास हो गई है, 3। कोशिश करेंगे कि एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड है ना, प्रोटीन, विटामिन एक साथ कर लेंगे। तो आज ही बता देता हूं मैं आपको क्लास का भी, ये आपका लेक्चर 1 में हो जाएगा बेटा, ये आपके लेक्चर 2 के अंदर कवर करवा दूंगा, ये तीनों टॉपिक आपके लेक्चर 3 के अंदर पूरे कवर करा देंगे, पूरी एनसीईआरटी को कवर कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपन इसमें। सबसे पहला टॉपिक अपने पास आता है बेटा यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कार्बोहाइड्रेट, अगर मैं इस वर्ड को दो टर्म में या दो मतलब इसको बाइफरकेट करूं बेटा, इसको डिवाइड करूं, तो एक वर्ड है कार्बो और दूसरा वर्ड क्या है, हाइड्रेट। तो इनिशियली क्या माना जाता था, कार्बोहाइड्रेट जो वर्ड है इसका ओरिजिन क्या समझा गया बेटा, कि कार्बोहाइड्रेट्स उनको बोला गया जो हाइड्रेट्स की फॉर्म में थे, कार्बन की। ठीक है ना, कार्बन के हाइड्रेट्स को क्या बोला गया, कार्बोहाइड्रेट्स बोला गया। और ऐसा देखा भी गया कि बहुत सारे जो कार्बोहाइड्रेट थे वो ये जो जर्नल फॉर्मूला आपको जो स्क्रीन पे लिख दिख रहा है, CxH2O, इस फॉर्म में मिल भी रहे थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट उस दौरान मिले कि जो इस फॉर्मूले में तो फिट हो रहे थे, सॉरी जो इस फॉर्मूले में फिट नहीं हो रहे थे, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट थे। कुछ ऐसे भी कंपाउंड थे जो कार्बोहाइड्रेट नहीं थे लेकिन इस जर्नल फॉर्मूले में फिट हो रहे थे। तो ये जो डेफिनेशन थी ना कार्बोहाइड्रेट्स की, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ये जल्दी क्या कर दी गई, डिस्कार्ड कर दी गई। मतलब इसको नहीं माना गया, कोई मतलब इसका लॉजिक नहीं है बेटा इस वर्ड का, है ना। फिर देखा गया कि भाई क्या मॉडर्न डेफिनेशन पे आए, तो मॉडर्न डेफिनेशन में क्या बताया गया, कार्बोहाइड्रेट्स किनको बोला गया, कार्बोहाइड्रेट्स बोला गया बेटा जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। पहली बात तो ऑप्टिकली एक्टिव है, और क्या क्या बताया, या तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा या कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा, और उसमें बहुत सारे क्या मिलेंगे, OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो सारी बातें करेंगे अपन यहाँ पे। तो कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बोला गया इनिशियली बेटा, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बोला गया। कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बोला गया, कार्बन के हाइड्रेट बोला गया, जिनको एक जर्नल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया जा सकता था, ये CxH2O, और इसके होल्ड क्या कर दे बेटा, Y।
इनको कार्बोहाइड्रेट बोला गया था। एग्जाम्पल देखो, जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, तो इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, तो देखो 6 तो ये हो गया कार्बन, H2O को बेटा 6 टाइम करोगे तो ये फॉर्मूला निकल के आएगा। ऐसे दूसरा अपने पास क्या सुक्रोज है C12H22O11, तो इसको भी बेटा इस जर्नल फॉर्मूले में लिखा जा सकता है इस तरह से, ठीक है। लेकिन ये जो डेफिनेशन दिख रही है इसमें क्या कमियां थी बेटा, ये जो ऊपर जो डेफिनेशन है इसमें क्या कमियां थी यहाँ पे, तो कमियां ये थी, जैसे रैमनोज है बेटा एक अपने पास, रैमनोज, ये भी होता तो क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है, और इसका फॉर्मूला होता है C6H12O5, ठीक है, याद रखोगे। देखो C6H12O6 है तो क्या है, ग्लूकोज भी हो सकता है बेटा, फ्रक्टोज भी हो सकता है, गैलेक्टोज भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन C6H12O5 है, ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, रैमनोज होता है, और इसका इस फॉर्मूले में फिट किया ही नहीं जा सकता बेटा। कैसे, आपने भी कार्बन को तो 6 रख दिया यहाँ पे, H2O देखो अब कितना रखोगे, यहाँ पे 5 रखते हो तो बेटा हाइड्रोजन 10 आते, 6 रखते Y की वैल्यू तो कितने आते अपने पास, ऑक्सीजन 6 हो जाते। तो इस फॉर्मूले में रैमनोज है वो फिट नहीं हो रहा था, और भी बहुत सारे होंगे बेटा। अब आता है कि जैसे एसिटिक एसिड की बात कर लो बेटा, इसकी बात कर ले, एसिटिक एसिड ये क्या है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। एसिटिक एसिड क्या है, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, नॉन कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, नॉट ए कार्बोहाइड्रेट, नॉट ए कार्बोहाइड्रेट। एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एसिटिक एसिड का, CH3COOH, ये क्या होता है बेटा, ये एक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा ये, ठीक है। तो इसको अगर मैं इसका मोलिकुलर फॉर्मूला लिखता हूं, मोलिकुलर फॉर्मूला, तो क्या बन जाएगा, 2 कार्बन दे तो C2, H कितने हो गए 3 और 1 4, और ऑक्सीजन कितने हो गए 2, तो C2H4O2। ये क्या बेटा इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C2H4O2। तो क्या इसको जर्नल फॉर्मूले में फिट करें, देखो x की वैल्यू तो 2 हो गई, और भाई यहाँ पे H2O, y की वैल्यू भी क्या रख दो बेटा 2 रख दो, तो बन गया ना, देखो यहाँ पे, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हुए भी कार्बोहाइड्रेट के जर्नल फॉर्मूले में फिट हो रहा था। तो इस डेफिनेशन के बारे में जल्दी क्या कर दिया, इसको डिस्कार्ड कर दिया, इसकी कमी बोल सकते हैं अपन, है ना। हाइड्रेट सभी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, मॉडर्न डेफिनेशन पे आते हैं, है ना। मॉडर्न डेफिनेशन क्या होती है इसकी, हिंदी में लिखा हुआ बेटा ध्रुवण घूर्णक, एक एक वर्ड को समझाऊंगा यहाँ पे। ध्रुवण घूर्णक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, या फिर ऐसे यौगिक जो जल अपघटन पर ध्रुवण घूर्णक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन उत्पन्न करते हैं, उनको क्या बोला गया, कार्बोहाइड्रेट बोला गया। इंग्लिश में क्या बेटा यहाँ पे, ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, है ना, इतना वर्ड याद रख लो। ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन है, उनको क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। अब आपके दिमाग में एक वर्ड आया होगा, सर ये ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है ना, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं, ये ध्रुवण घूर्णक का मतलब क्या होता है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट को बेटा, प्लेन पोलराइज लाइट को, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, जो प्लेन पोलराइज लाइट को, PPL, जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। सर ये PPL कौन सी लाइट होती है, तो भाई ये PPL है ना, पता है कौन सी लाइट होती है, जो लेजर लाइट होती है ना, लेजर से निकलती है, उसमें वाइब्रेशन एक ही डायरेक्शन वाले होते हैं, लेजर लाइट आप मान के चल लो, उस टाइप की है ना प्लेन पोलराइज लाइट। इसको हिंदी में बोलते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश, ठीक है। प्लेन पोलराइज लाइट जिसमें वाइब्रेशन होते हैं ना, ये ऐसे इसी डायरेक्शन में होती है, इस तरह से बेटा ये, ठीक है ना, ये प्लेन पोलराइज लाइट होती है। इसको आपने उस कंपाउंड से पास किया, प्लेन पोलराइज लाइट को बेटा क्या कर दे, रोटेट कर दें, ठीक है। ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ये वर्ड समझ में आया मैंने क्या बताया है, ऑप्टिकली एक्टिव या ध्रुवण घूर्णक किसको बोलते हैं, जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर दे, रोटेट कर दे, ठीक है। आ रहा, समझ में आ रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। क्या बोला बेटा, या फिर एक डेफिनेशन बोला, ऐसे यौगिक जिनकी क्या कर दो, हाइड्रोलिसिस कर दो, जल अपघटन कर दो। ये क्या कर दिया, इसका जल अपघटन कर दिया, क्या मिल जाए अपने को, ध्रुवण घूर्णक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन मिलते हैं, उनको बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट।
आई होप कि अब आप सभी को कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, है ना। तो मैं दोनों एक बार रिकॉल करता हूं। ओल्ड डेफिनेशन क्या थी बेटा? ओल्ड डेफिनेशन, सर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को कार्बोहाइड्रेट्स बोल रहे थे। क्या कमियां थी? सर सभी कार्बोहाइड्रेट उस जर्नल फॉर्मूले में फिट नहीं हो रहे थे, और सर ऐसे भी कंपाउंड थे जो कार्बोहाइड्रेट नहीं थे लेकिन उस फॉर्मूले के अंदर क्या हो रहे थे? फिट हो रहे थे। आई बात समझ में? फिर मॉडर्न डेफिनेशन पे आते हैं। मॉडर्न डेफिनेशन क्या बोला बेटा? ध्रुवण घूर्णक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है। जो क्या करते हैं, ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर दे? रोटेट कर दे। अब रोटेट तो बेटा लेफ्ट में भी कर सकते हैं, राइट में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड समझाऊंगा, मैं आगे समझा दूंगा। देखो यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं तो रोटेट लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है बेटा। राइट में भी रोटेट कर सकते हैं पीपीएल को, और लेफ्ट में भी रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। राइट में रोटेट करेंगे तो क्या कहेंगे अपन उसको? जो राइट साइड में करते हैं उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे। क्या कहेंगे उसको? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। और लेफ्ट में करते हैं उसको क्या बोलते हैं? लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी की बात समझ में आ गई होगी आपको? क्लियर है? एग्जाम्पल देखो आपके सामने भाई, कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल: ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, राइबोज, रेफिनोज, गैलेक्टोज, डिऑक्सीराइबोज, सेलुलोज। इसके बाद आपको दिख रहा होगा लैक्टोज, मैनोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलबायोस, एल्ट्रोज, ग्लूकोज, इरिथ्रियोज, थ्रियोज। ये सारे क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इनमें से बहुत सारे नाम एनसीईआरटी के अंदर भी है, कुछ नए नाम भी बेटा यहाँ पे ऐड आपके सामने दिख रहे होंगे। ये ऑल आर कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारे हैं लेकिन इतने भी याद कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड भी बोला जाता है बेटा। कार्बोहाइड्रेट को क्या बोला जाता है? सैकेराइड। ये एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, सैक्रोन है, जिसका मतलब होता है जो स्वीट होते हैं टेस्ट में। इसलिए कार्बोहाइड्रेट भी बेटा स्वीट होते हैं टेस्ट में, उनको क्या बोल दिया? भाई सारे ऐसे नहीं होते, सारे स्वीट होते हैं, लेकिन जनरली क्या बोल दिया फिर उनको? सैकेराइड बोल दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये ऑलरेडी एक्चुअल में कहीं से पीपीटी बनी हुई थी, कहीं इस ग्रुप में थी, तो मैंने सोचा अच्छा है तो बेटा बच्चों को कुछ फायदा ही होगा इसका। नेक्स्ट बोल रहा है बेटा, कार्बोहाइड्रेट का जो क्लासिफिकेशन है ना, वो सबसे पहले किसके बेस्ड पे है? बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस। किसके ऊपर बेस्ड है ये कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन? जल अपघटन के आधार पर, ठीक है ना, बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस, ठीक है। हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे तीन कैटेगरी में डाल दिया इनको। पहली कैटेगरी में बेटा मोनोसैकेराइड बोला, दूसरी कैटेगरी के अंदर ओलिगोसैकेराइड है, और तीसरी कैटेगरी के अंदर क्या रख दिया? पॉलीसैकेराइड रख दिया। कार्बोहाइड्रेट को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सी तीन कैटेगरी है? दिख रही है आपको यहाँ पे तीन कैटेगरी? मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, दूसरा क्या है? ओलिगोसैकेराइड, तीसरा क्या है? पॉलीसैकेराइड है। देखो मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका फर्दर जल अपघटन पॉसिबल ही नहीं होगा बेटा। मतलब जल अपघटन पे केवल क्या देते हैं? एक ही इकाई मिलती है ना। सबसे सिंपलेस्ट होते हैं, इनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, मतलब ग्लूकोज की फर्दर हाइड्रोलिसिस से नया कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा बेटा। तो एग्जाम्पल है मोनोसैकेराइड के ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज, ठीक है ना, ये इसके एग्जाम्पल है मोनोसैकेराइड के, जो क्या देते हैं? ऑन हाइड्रोलिसिस, ऑन हाइड्रोलिसिस, मतलब सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट थे। क्या लिख दूं मैं इसको? सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, नॉट हाइड्रोलाइज फर्दर, नॉट हाइड्रोलाइज फर्दर, ठीक है। इनकी आगे बेटा हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है, सबसे सिंपलेस्ट ऑलरेडी है। ओलिगोसैकेराइड में क्या होगा? ये 2 से लेके 10 यूनिट क्या देते हैं? मोनोसैकेराइड के देते हैं। 2 से 10 यूनिट क्या मिलेगी बेटा आपको? मोनोसैकेराइड मिलती है। ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलिसिस पे 2 से लेके 10 यूनिट देते हैं, उनको ओलिगो बोलते हैं बेटा। 2 यूनिट देंगे बेटा मोनोसैकेराइड के तो उसको डाइसैकेराइड बोल देंगे। ऐसे ओलिगोसैकेराइड जो 3 यूनिट मोनोसैकेराइड के दे रहे होंगे उनको ट्राई बोल दिया जाता है बेटा। तो आपको डाइसैकेराइड अपने को पढ़ना है बेटा, मोनोसैकेराइड पढ़ना है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, और डाइसैकेराइड में ये तीनों डाइसैकेराइड पढ़ेंगे अपन। सुक्रोज पढ़ेंगे, माल्टोज पढ़ेंगे, और तीसरा लैक्टोज पढ़ेंगे। ये तीनों डाइसैकेराइड हमें पढ़ना है, आपकी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है ये तीनों डाइसैकेराइड, ठीक है। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज,
तीनों का मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम है। और एग्जाम्पल देखो, ट्राइसैकेराइड में रेफिनोज है बेटा, केस्टोज है, ये भी क्या होते हैं अपने पास, ट्राइसैकेराइड में आते हैं। आपको इतना याद रख लेना, ये डाइसैकेराइड यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो बेटा डाइसैकेराइड। ठीक है, अब आते हैं पॉलीसैकेराइड, जो हाइड्रोलिसिस पे 10 से भी ज्यादा यूनिट मोनोसैकेराइड की देते हैं बेटा। पॉलीसैकेराइड क्या हो गया, मोर देन 10 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड, 10 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड। जो 10 से भी ज्यादा मोनोसैकेराइड की यूनिट देते हैं उनको क्या बोला जाता है, पॉलीसैकेराइड बोला जाता है। अब आता है कि भाई पॉलीसैकेराइड कौन से पढ़ने अपने को, पॉलीसैकेराइड ये तीनों पॉलीसैकेराइड पढ़ेंगे बेटा। पहला पढ़ेंगे ये स्टार्च, दूसरा पढ़ेंगे सेलुलोज, और तीसरा पॉलीसैकेराइड पढ़ेंगे ग्लाइकोजन। ये 3 पॉलीसैकेराइड पढ़ने हैं, 3 डाइसैकेराइड पढ़ने हैं, और 2 आपको क्या पढ़ने हैं, मोनोसैकेराइड पढ़ने हैं। मैं एक बार वापस से समराइज कर देता हूं। मोनोसैकेराइड कौन से पढ़ेंगे, मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड पढ़ेंगे बेटा कौन से, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम ही होता है, C6H12O6। ठीक है, उसके बाद डाइसैकेराइड पढ़ेंगे अपन, डाइसैकेराइड, 3 डाइसैकेराइड पढ़ने वाले हैं। कौन से हैं, एक तो पढ़ेंगे बेटा सुक्रोज, दूसरा पढ़ेंगे अपन यहाँ पे माल्टोज, और तीसरा डाइसैकेराइड पढ़ने वाले अपन यहाँ पे लैक्टोज। ये 3 डाइसैकेराइड पढ़ेंगे। और पॉलीसैकेराइड के पास पहुंचू मैं, तीसरा क्या पढ़ना है अपने को, यहाँ पे पॉलीसैकेराइड पढ़ना है बेटा। पॉलीसैकेराइड में 3 पॉलीसैकेराइड पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे स्टार्च, दूसरा पढ़ेंगे बेटा सेलुलोज, तीसरा पढ़ेंगे अपन यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, ग्लाइकोजन। मतलब ये तीनों कंप्लीट हो जाएंगे मोनो में, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉली, तीनों ये पूरा मतलब कंप्लीट कर दोगे तो कार्बोहाइड्रेट आपका पूरा हो जाता है। क्लियर इतनी बातें, और आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो अपन ने जो कार्बोहाइड्रेट है उसका क्लासिफिकेशन किया हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे कर लिया बेटा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है किसके बेसिस पे है, टेस्ट के बेसिस पे बेटा, है ना भाई। या तो स्वीट होंगे टेस्ट में या स्वीट नहीं होंगे, तो स्वीट होते हैं उनको शुगर बोल दिया बेटा, जो कार्बोहाइड्रेट स्वीट होते हैं टेस्ट में उनको शुगर बोल दिया, और जो स्वीट नहीं होते हैं उनको नॉन शुगर बोल दिया बेटा, शर्करा और अशर्करा। ठीक है, शर्करा मतलब जो स्वीट थे टेस्ट में, जो क्या होते हैं बेटा, स्वीट होते हैं टेस्ट में, स्वीट इन टेस्ट। ठीक है, तो इसमें सारे मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड आ जाते हैं। एग्जाम्पल याद रखोगे, ऑल मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड क्या होते हैं बेटा, शुगर के कैटेगरी में डाल दिए जाते हैं क्योंकि वो स्वीट होते हैं। और जो स्वीट नहीं होते हैं, नॉट स्वीट इन टेस्ट, या टेस्टलेस बोल दे बेटा, नॉट स्वीट इन टेस्ट, तो वो क्या होते हैं अपने पास यहाँ पे नॉन शुगर की कैटेगरी में आ गया। इसमें ऑल पॉलीसैकेराइड आ जाते हैं, इसमें सारे क्या आ जाएंगे, पॉलीसैकेराइड आ जाएंगे। तो पहली क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे, हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे था बेटा, जल अपघटन के आधार पे था, ओलिगो। दूसरा चैप्टर ऐसे पढ़ते जाएंगे कि आपको एट द एंड ऑफ क्लास सारी चीजें, सारे जो फ्लो चार्ट है दिमाग में आपके घर कर जाएंगे बेटा, आपको याद हो जाएंगे, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो दोबारा से देखो, हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे अपन ने मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और तीसरा क्या था, पॉलीसैकेराइड था। मोनोसैकेराइड सबसे सिंपल थे, उनकी फर्दर हाइड्रोलिसिस ही पॉसिबल नहीं थी बेटा। ठीक है, और उसके बाद ओलिगो में क्या था, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनकी हाइड्रोलिसिस से या तो 2 यूनिट मिलेंगी या 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब जो 2 से लेके 10 यूनिट मोनोसैकेराइड के देते हैं उनको क्या कहा, ओलिगोसैकेराइड का। पोली में जो 10 से भी ज्यादा यूनिट देते हैं बेटा हाइड्रोलिसिस पे, उनको बोला अपन ने पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में 3 पढ़ने, कौन कौन से पढ़ने आपको, सर स्टार्च पढ़ना है, सेलुलोज पढ़ना है, और तीसरा क्या था, ग्लाइकोजन पढ़ना है। ऐसे ही डाइसैकेराइड पढ़ने अपने को, स्टार्च, माल्टोज, लैक्टोज पढ़ने। मोनोसैकेराइड कौन से पढ़ने अपने को, आपका एक तो ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज पढ़ना बेटा। ठीक है, और क्लासिफिकेशन पे बढ़ते हैं बेटा। नई क्लासिफिकेशन है बेटा यहाँ पे, किसके बेस पे है, कार्बन
परमाणुओं की संख्या व क्रियात्मक समूह की प्रकृति के आधार पर, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, एंड कार्बन एटम एंड फंक्शनल ग्रुप। अब देखो, अपन ने जब डेफिनेशन की बात की थी इसकी कार्बोहाइड्रेट की, तो वहां पे एक वर्ड यूज किया था, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। मतलब इनमें मेन फंक्शनल ग्रुप क्या होता है सभी कार्बोहाइड्रेट के अंदर, या तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन होगा। तो यही कहा बेटा यहाँ पे कि अगर कार्बोहाइड्रेट है उसके अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या है, क्रियात्मक समूह बेटा, या फिर क्या होगा, क्रियात्मक समूह आपका कीटोन होगा। मतलब या तो फंक्शनल ग्रुप क्या है अपने पास, एल्डिहाइड है, या फिर क्या है, कीटोन है बेटा। एल्डिहाइड है उनका, जिन कार्बोहाइड्रेट के अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है उनको एल्डोज बोला जाता है, उनको क्या कहेंगे अपन, एल्डोज बोलेंगे। और जिन कार्बोहाइड्रेट के अंदर फंक्शनल ग्रुप कीटोन है उनको क्या कहेंगे अपन, कीटोज कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे, उनको कीटोज कहेंगे। इतना समझ में आ गया। अब आता है कि सर कार्बन कितने हैं उसके अंदर। मान लो कि भाई मिनिमम कार्बन कितने होते हैं कार्बोहाइड्रेट में, 3 कार्बन होते हैं। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, 3 कार्बन है, तो उनको बोल देंगे एल्डो ट्राइओज। ट्राई का मतलब बेटा यहाँ पे 3 से है ना। ऐसे 4 कार्बन होंगे तो क्या बोल देंगे सर, टेट्रोज। सर 5 कार्बन होंगे तो क्या बोल देंगे सर, पेंटोज बोल देते हैं। सर 6 कार्बन है तो क्या बोल देते हैं, हेक्सोज बोल देते हैं। तो एल्डो ट्राइओज, एल्डो टेट्रोज, एल्डो पेंटोज, एल्डो हेक्सोज का एग्जाम्पल होता है बेटा ग्लूकोज। याद रखना एल्डो हेक्सोज। अब आपसे कभी कोई पूछे ग्लूकोज के बारे में बताओ, सर वो एक कार्बोहाइड्रेट है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट है सर, मोनोसेक्राइड है। फिर पूछे भाई वो बताओ इसको शुगर बोलेंगे या नॉन शुगर बोलेंगे, सर शुगर बोलेंगे क्योंकि स्वीट इन टेस्ट है। सारे मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड क्या होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं। तीसरी बात आती है सर ग्लूकोज क्या है, एल्डिहाइड मेन फंक्शनल ग्रुप था, तो सर ये एल्डो और 6 कार्बन का होता है तो हेक्सोज बोल दिया जाता है। तो ग्लूकोज क्या है सर, एल्डो हेक्सोज है। ऐसे ही 5 कार्बन वाला सर एल्डो पेंटोज राइबोज एग्जाम्पल हो गया। सर 4 कार्बन वाले का एरिथ्रोज एग्जाम्पल है। सर 3 कार्बन वाले का ग्लिसरल्डिहाइड एग्जाम्पल है। ठीक है सर। अब आते हैं सर कीटोन वाले में। ऐसे ही मेन फंक्शनल ग्रुप अगर किसी कार्बोहाइड्रेट के अंदर कीटोन है और कार्बन कितने, 3 है, तो सर उसको बोलेंगे कीटो ट्राइओज। 4 होंगे कार्बन तो सर कीटो टेट्रोज। 5 होंगे तो सर कीटो पेंटोज। और 6 कार्बन एटम है तो उसको बोला जाता है कीटो हेक्सोज बोला जाएगा बेटा। ठीक है। तो देखो कीटो हेक्सोज के एग्जाम्पल क्या अपने पास, फ्रक्टोज है। कीटो हेक्सोज का एग्जाम्पल फ्रक्टोज है बेटा। कीटो ट्राइओज की बात करें तो सर डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन हो गया। ठीक है। कीटो टेट्रोज का इरिथ्रियोलोज हो गया बेटा। कीटो पेंटोज का राइबोलूज हो जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं भाई किसके बेसिस पे, पहली क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे थी सर, पहली क्लासिफिकेशन बेसिस पे थी जल बोल दे हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे थी, जल अपघटन के बेसिस पे थी। सर दूसरी आपने टेस्ट के बेसिस पे कर दी, शुगर और नॉन शुगर। तीसरी अपन ने पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है और कितने कार्बन एटम है वो हो गया। सर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो किसके आधार पर बेटा, अपचयी प्रकृति के आधार पर, है ना, अपचयी प्रकृति के आधार पर। ठीक है। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है वो रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है ना। अपचाई को क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग नेचर, है ना। किसके बेस पे बेटा, रिड्यूसिंग नेचर के बेस पे कर रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट या तो क्या होगी बेटा, अपचाई होगी या अनअपचाई होती है। अपचाई को बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर बेटा, क्या कहेंगे इसको, रिड्यूसिंग शुगर या रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। और जो अपचाई नहीं होगी नॉन रिड्यूसिंग बोल देते हैं, अनअपचाई, नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट या नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो देखो रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट रिड्यूस कर दे बेटा। किसको रिड्यूस करेगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को करेगी सर। ठीक है। तो सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से वाले सर, स्ट्रॉन्ग या वीक, वीक वाले, मिल्ड वाले बेटा। जैसे टोलेंस एजेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेटा, है ना, वीक होता है। टोलेंस हो गया, फेलिंग हो गया, बेंडिक्ट हो गया, उनको क्या कर दे, रिड्यूस कर दे। ठीक है। तो रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, जो टोलेन को, फेलिंग को, बेंडिक्ट को, एक और वर्ड लिख देता हूं बेनिडिक्ट, क्या कर दे, उसको रिएजेंट को अपचित कर दे। ठीक है। आगे बात समझ में, रिड्यूसिंग शुगर क्या हो गई, विच रिड्यूस, रिड्यूसिंग शुगर में क्या होगा, विच रिड्यूस
विच रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट, टीआर मतलब टोलेंस रिएजेंट बेटा। फेलिंग सॉल्यूशन एफएस लिख रहा हूं, बेंडिक्ट सॉल्यूशन को बीएस लिख देता हूं। ठीक है, जो टोलेंस को, फेलिंग को, बेंडिक्ट को क्या कर दे, रिड्यूस कर दे। सर ये टोलेंस क्या होता है, फेलिंग क्या होता है, भाई इतनी बात तो पता होना चाहिए। अगर मैं सारी डिटेल में जाने लग जाऊंगा तो ये चैप्टर तो बहुत लेंथी बना दूंगा मैं, है ना। तो टोलेंस वैसे बता दूं एक वर्ड में, अगर किसी को बोलना हो टोलेंस रिएजेंट क्या है, तो याद रखना बेटा, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन दो सोल्ट से बना हुआ होता है, फेलिंग ए, फेलिंग बी। फेलिंग ए के अंदर होता है बेटा कॉपर सल्फेट, और फेलिंग बी के अंदर होता है अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको अपन रोसेल सोल्ट भी बोलते हैं बेटा। ठीक है, मैं आगे आता हूं। अब देखो रिड्यूसिंग शुगर के बारे में इतनी बात याद रखनी, जो रिड्यूस कर दे, किसको रिड्यूस कर दे, फेलिंग को, टोलेंस को, बेंडिक्ट को। ठीक है, किसको रिड्यूस करेगी, सर फेलिंग को रिड्यूस कर दे, टोलेंस को कर दे, और बेंडिक्ट सॉल्यूशन को रिड्यूस कर दे। अब इसमें एग्जाम्पल आते हैं बेटा, सारे मोनोसेकेराइड आते हैं, ऑल। एग्जाम्पल क्या है बेटा यहाँ पे अपने पास, एग्जाम्पल है ऑल मोनोसेकेराइड। एम एस का मतलब बेटा मोनोसेकेराइड। सारे मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होती हैं। और डाइसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड बेटा, किसको छोड़ के, सर सुक्रोज को छोड़ के, एक्सेप्ट सुक्रोज, एक्सेप्ट सुक्रोज। सुक्रोज को छोड़ के, देखो डाइसेकेराइड, जितने भी डाइसेकेराइड है उसमें सुक्रोज को याद रखना है। सुक्रोज ये पूछा जाता है क्वेश्चन बेटा, कौन सा डाइसेकेराइड है, एक सुक्रोज डाइसेकेराइड होता है जो नॉन रिड्यूसिंग होता है। ठीक है, बाकी रिड्यूसिंग होते सारे के सारे। सारे मोनोसेक्रेट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, जो भी नाम आप पीछे देख रहे थे बेटा उसमें, वो सारे मोनोसेक्राइड वाले क्या होंगे, रिड्यूसिंग शुगर के अंदर आएंगे। और डाइसेक्राइड में केवल किसको छोड़ दें, सर सुक्रोज को छोड़ दें, तो बाकी सारे डाइसेक्राइड क्या होते हैं, रिड्यूसिंग होते हैं। सर इसका रीजन क्या है, तो रीजन आगे समझेंगे बेटा ना। सुक्रोज में ऐसा क्या था और इनमें ऐसा क्या था कि जो रिड्यूसिंग हो गए बेटा। नॉन रिड्यूसिंग में जो रिड्यूस ना करे बेटा, किसको, टोलेंस को, फेलिंग को रिड्यूस नहीं करता है, तो वो आ जाएगा इसमें। इसमें कौन से आएंगे सर, एग्जाम्पल की बात कर लें, ऑल पॉलीसेकेराइड थे, ऑल पॉलीसेकेराइड, और एक अपना डाइसेकेराइड, कौन सा सर, सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज भैया को नहीं भूलना है ना। अब आता है एक वर्ड लिखा हुआ है यहां पे, परिवर्ती घूर्णन, परिवर्ती घूर्णन, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं म्यूटा रोटेशन, म्यूटा रोटेशन, है ना। इसका मतलब ये होता है बेटा, जितने भी अपने पास कार्बोहाइड्रेट है बेटा, और कौन से कार्बोहाइड्रेट, जो रिड्यूसिंग थे बेटा, है ना, अपचाई शर्करा थे, जो रिड्यूसिंग शुगर होती हैं, उनको जैसे ही आप पानी के अंदर डाल दोगे ना, तो अपना ऑप्टिकल रोटेशन है ना बेटा, वो चेंज होने लग जाता है। वो ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू है, वो क्या करते हैं, चेंज करते हैं समय के साथ। कार्बोहाइड्रेट थे, वो क्या करते हैं, घूर्णन कोण में स्वतः परिवर्तन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, परिवर्ती घूर्णन। जैसे ग्लूकोज होता है ना बेटा, उसकी दो फॉर्म होती हैं, अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म। साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होता है उसका, जैसे पानी के अंदर डालोगे तो वो साइक्लिक स्ट्रक्चर ओपन चेन में कन्वर्ट होता है, ओपन फिर साइक्लिक, और अल्फा बीटा फॉर्म भी होती है। तो हमें पता है कि ग्लूकोज का जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है ना, वो प्लस का 52.7 के आसपास होता है। तो अल्फा फॉर्म होती है एक्चुअल में, उसका अल्फा फॉर्म ज्यादा होती है, उसका ऑप्टिकल रोटेशन प्लस का 100 लगभग 19 के आसपास होता है, और बीटा फॉर्म का शायद 19 डिग्री होता है। लेकिन पानी में डाल दोगे तो ऑप्टिकल रोटेशन क्या मिलता है उसका, 52.7 के आसपास या 5 के आसपास मिलता है बेटा। उसी को क्या बोलते हैं, ये परिवर्ती घूर्णन बोलते हैं। समझ में आया, परिवर्ती घूर्णन का मतलब क्या है, कि आपने कार्बोहाइड्रेट, कौन से कार्बोहाइड्रेट आएंगे इसमें, जो रिड्यूसिंग थे बेटा, है ना, अपचाई शर्करा को पानी के अंदर डाल देते हो, तो कुछ समय बाद उनका जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है, वो अपने आप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, परिवर्ती घूर्णन बोलते हैं। इसमें कौन से एग्जाम्पल है सर, सारे मोनोसेकेराइड है, सारे क्या है सर यहाँ पे, मोनोसेकेराइड है, और क्या है यहाँ पे, डाइसेकेराइड। किसको छोड़ के, सुक्रोज को छोड़ के बेटा। ठीक है, किसको छोड़ के, सुक्रोज को छोड़कर। आगे बढ़े इसमें, नेक्स्ट आता है इसमें एक, जितना पढ़ा है उसको थोड़ा सा क्लासिफाई कर लेते हैं। आपको ये बताना है, ये एम का मतलब मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, है ना। ये एम मतलब मोनोसेकेराइड, डी का मतलब बेटा डाइसेकेराइड, पी का मतलब पॉलीसेकेराइड। ठीक है, फिर उसके बाद हमें ये बताना है कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, है ना। रिड्यूसिंग मतलब अपचाई शर्करा,
और ये क्या हो जाएगा, अनअपचाई शर्करा। ठीक है, तो फ्रक्टोज के बारे में सबसे पहले बताओ सर। फ्रक्टोज तो मोनोसेकेराइड होता है। क्या होता है ये, मोनोसेकेराइड। सर फ्रक्टोज सारे मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, रिड्यूसिंग होते हैं, तो इसको मैं रिड्यूसिंग लिख रहा हूं, आर फॉर रिड्यूसिंग। ये आर लिख रहे हैं बेटा रिड्यूसिंग के लिए, नॉन रिड्यूसिंग के लिए एन आर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद सर माल्टोज है, सर ये दो मोनोसेकेराइड से बना होता है, तो ये डाइसेकेराइड हो गया। ये क्या हो गया, डाइसेकेराइड। पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे इसके बारे में। डाइसेकेराइड है सर ये। और ये कैसा होगा सर, ये भी डाइसेकेराइड में सुक्रोज को छोड़ के बाकी सारे क्या होते हैं, रिड्यूसिंग। तो ये भी अपचाई शर्करा होती है, रिड्यूसिंग होती है। उसके बाद सर ग्लूकोज, सर ये ग्लूकोज तो मोनोसेकेराइड है सर, सारे मोनोसेकेराइड रिड्यूसिंग थे सर। उसके बाद सर स्टार्च पे आते हैं। सर स्टार्च तो पॉलीसेकेराइड है, और पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग होते हैं सर। बिल्कुल अच्छी बात है बेटा। सुक्रोज सर ये डाइसेकेराइड था सर, डाइसेकेराइड में केवल सुक्रोज को ही ध्यान रखना है कि जो नॉन रिड्यूसिंग होता है, बाकी सारे डाइसेकेराइड रिड्यूसिंग कैटेगरी में आते हैं। सर सेलुलोज था, सर सेलुलोज क्या होता है, पॉलीसेकेराइड होता है, और सारे पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग कैटेगरी के अंदर आते हैं। अगर आपको ये चीजें समझ में आई है तो मतलब आप क्लास को सीरियसली देख रहे हो, और आपके कॉन्सेप्ट भी बेटा क्या हो रहे हैं, क्लियर होते जा रहे हैं। आगे स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहला जो मोनोसेकेराइड है वो क्या है, ग्लूकोज है, और ग्लूकोज को अपन डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। यहां से क्वेश्चन भी जर्नली पूछ लिए जाते हैं। तो कौन सा मोनोसेकेराइड पढ़ेंगे सर, ग्लूकोज पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन तो सर ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आपके सामने स्क्रीन पे है, C6H12O6 होता है। 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन होते हैं बेटा इसके अंदर। अब आता है कि इसको कैसे बनाते हैं, इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो बेटा जो इक्सु शर्करा होती है ना, जो केन सुगर होती है ना, इसको क्या बोलते हैं, केन सुगर। केन सुगर, इस केन सुगर का क्या कर दो, हाइड्रोलिसिस कर दो। इस केन सुगर का क्या कर दो, जल अपघटन कर दो। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा बेटा, केन सुगर के हाइड्रोलिसिस से एक यूनिट मिलती है ग्लूकोज की। केन सुगर मतलब सुक्रोज था बेटा इसके अंदर, है ना। और ये क्या होता है, दक्षिणावर्ती होता है बेटा। ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ये वर्ड याद रखने का है बेटा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। मतलब ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में रोटेट करता है। ये क्या करता है बेटा, पीपीएल लाइट को राइट साइड में, राइट साइड में रोटेट करेगा। ठीक है, राइट साइड रोटेशन। ठीक है बेटा, तो पीपीएल लाइट को क्या करता है, राइट साइड में। मतलब इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है वो प्लस का 66 डिग्री, 60 प्लस का 66 डिग्री होता है बेटा। ठीक है, मतलब जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है उसको प्लस या फिर सिंबल स्मॉल डी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो प्लस प्लस साइन लगा मिले मतलब डेक्स्ट्रो के लिए आएगा। जितने भी कार्बोहाइड्रेट अपन पढ़ेंगे प्लस साइन कभी दिखे तो इसका मतलब वो क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है बेटा वो कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो अब यहां से एक यूनिट मिलते, देखो सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस पे, जल अपघटन पे एक यूनिट ग्लूकोज मिलता है, एक यूनिट मिलता है बेटा फ्रक्टोज मिलता है। तो ग्लूकोज है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, तो इसका प्लस का 52 पॉइंट समथिंग डिग्री होता है। तो राउंड अप में लिखो तो 52 डिग्री था बेटा यहाँ पे। और ये क्या था बेटा, ये आपका वामावर्ती को बोलते हैं लिवो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी। और लिवो रोटेशन कितना होता है फ्रक्टोज का, याद रखना है, -92 डिग्री। यहां से एक चीज सीखो, देखो बेटा ये एक सुक्रोज डेक्स्ट्रो था, हाइड्रोलिसिस पे क्या मिला अपने को, ये मिक्सर मिला, एक यूनिट ग्लूकोज एक यूनिट फ्रक्टोज। तो सर ग्लूकोज तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, +52 है, और सर माइनस का 92 इसका लिवो रोटेटरी था फ्रक्टोज। मतलब मिक्सर क्या होगा बेटा, सर मिक्सर तो क्या हो जाएगा, सर मिक्सर ओवरऑल क्या होगा, नेगेटिव में जाएगा ना बेटा। ये डेक्स्ट्रो था, मिक्सर क्या मिलेगा, लीवो मिलेगा, क्योंकि देखो ऑप्टिकल रोटेशन इसका प्लस का 52 डिग्री घुमा रहा होगा, ये माइनस का 92, मतलब ओवरऑल रोटेशन क्या मिलेगा बेटा, लीवो मिलेगा। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनवर्ट सुगर बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको, इनवर्ट सुगर, अपवर्त शर्करा। ठीक है, याद रखोगे।
इस मिक्सर को क्या बोला जाता है सर? इनवर्ट शुगर बोला जाता है। क्यों बोला गया समझ में आया? क्योंकि सर सुक्रोज क्या था? खुद डेक्स्ट्रो रोटेटरी था। मिक्सर ग्लूकोज फ्रक्टोज मिला, ग्लूकोज डेक्स्ट्रो है, और जो आपका फ्रक्टोज है वो क्या है सर? लिवो रोटेटरी है। लिवो रोटेशन ज्यादा था, तो आंसर क्या आएगा सर? ये नेगेटिव में लिवो हो जाएगा बेटा। मतलब इन्वर्जन हो गया ना, ये डेक्स्ट्रो से लिवो बन रहा है बेटा मिक्सर ओवरऑल, तो इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्जन ऑफ केन शुगर बोला जाता है बेटा। आगे बढ़ते इसके बाद दूसरा मेथड होता है बेटा कि स्टार्च का क्या कर दो? हाइड्रोलिसिस कर दो। ये स्टार्च का जर्नल फॉर्म, स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड होता है बेटा। ये स्टार्च क्या होता है कि पॉलीसैकेराइड, और पॉलीसैकेराइड है तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? C6H10O5 और N टाइम करके लिखा जाएगा बेटा। बहुत सारी यूनिट जुड़ी हुई होती है इसमें, ग्लूकोज यूनिट होती है, तो ग्लूकोज ही जुड़ के क्या बना हुआ था सर? स्टार्च बना हुआ था। तो उन यूनिट्स को तोड़ दो, अलग अलग कर दोगे तो वापस ग्लूकोज मिल जाता है। तो मतलब स्टार्च की हाइड्रोलिसिस पे एसिडिक मीडियम में कुछ टेम्परेचर प्रेशर भी दे रखा है एनसीईआरटी में, क्या बन जाएगा सर? ग्लूकोज बन जाता है। ठीक है, स्टार्च की हाइड्रोलिसिस से क्या बन जाता है सर? ग्लूकोज बन जाता है। ये प्रिपरेशन मेथड है, दो एनसीईआरटी में दे रखे थे ग्लूकोज के। एक तो केन शुगर की हाइड्रोलिसिस कर दी, और दूसरा स्टार्च की या सेलुलोज की भी कर सकते हो। अब आते हैं ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे अपन। किसकी बात करेंगे? केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज में 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। ये तो भाई जब उसकी एक एनालिसिस की गई, मोलिकुलर एनालिसिस की जाती है, तो ये उसका फॉर्मूला पता चल गया, मोलिकुलर मास पता चल गया, और उससे अपन ने फॉर्मूला बना लिया बेटा। अब आता है कि जो 6 कार्बन है, क्या वो स्ट्रेट चेन के अंदर है या ब्रांचिंग में है, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, और कितने OH ग्रुप है, प्राइमरी सेकेंडरी कितने, कुछ भी नहीं पता अपने को। तो उसके बारे में बेटा क्या कहेगी? इसकी रिएक्शंस करके देखेगी ग्लूकोज की, जो उसके स्ट्रक्चर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देती है। तो ग्लूकोज की जब रिएक्शन की गई HI के साथ की गई, HI क्या होता है सर? HI होता है एक रिड्यूसिंग, मतलब बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट होता है बेटा, है ना, रिडक्शन करेगा। तो जब ग्लूकोज को लगातार HI के साथ हीट किया गया, तो उससे मिला बेटा, ग्लूकोज को HI लेके हीट किया तो मिला अपने पास अल्केन मिला, हेक्सेन मिला 6 कार्बन का। मतलब हेक्सेन मिलना क्या बता रहा था कि ग्लूकोज में जो 6 कार्बन है ना बेटा, हेक्सेन बना है मतलब 6 कार्बन का बना, तो 6 कार्बन स्ट्रेट चेन के अंदर है। ठीक है, तो पहली रिएक्शन है बेटा, ये ग्लूकोज था अपने पास, ठीक है, अपने पास यहाँ पे ग्लूकोज, ठीक है, और ग्लूकोज को बेटा HI के साथ हीट किया कंटिन्यूसली, तो क्या मिला अपने को? ये N हेक्सेन मिला। क्या मिला? N हेक्सेन मिला। तो ये रिएक्शन क्या बता रही है कि देखो N हेक्सेन मिल रहा है, ये क्या बता रहा है, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है कि सभी 6 कार्बन एटम है ना, वो एक ही रज्जु श्रृंखला में थे बेटा। इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ, इट इंडिकेट्स द presence of 6 carbon atom, presence of 6 carbon atom, 6 carbon atom in a straight chain, in a straight chain। तो आपसे क्या पूछेगा इस पे क्वेश्चन एग्जाम में? एक तो ऐसे पूछ सकता है कि भाई ग्लूकोज की HI के साथ रिएक्शन की जाती है तो क्या बनता है, तो आपका आंसर आएगा सर हेक्सेन बनता है। एन का मतलब नॉर्मल स्ट्रेट चेन वाला हेक्सेन बन जाता है। दूसरा पूछ लेता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन है, वो स्ट्रेट चेन में ही है बेटा, एक ही रज्जु के अंदर जुड़े हुए थे। ये कैसे पता चला सर? उसकी HI के साथ रिएक्शन करा दी, इससे पता चल गया था। सर HI के साथ रिएक्शन करने पे क्या मिला सर? हेक्सेन मिला था। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, तो आगे समझ में यहाँ पे दूसरा आता है। सर ये स्ट्रक्चर क्या था? अभी स्ट्रक्चर पे नहीं जा रहा हूं मैं, यहाँ पे सिंपल अभी याद रखो, केवल एक ग्लूकोज है, कैसे बनाएंगे सब सिखाऊंगा बेटा। ग्लूकोज को जब NH2OH के साथ रिएक्शन किया गया, सर ये क्या होता है? हाइड्रोक्सिलामीन होता है, हाइड्रोक्सिलामीन, हाइड्रोक्सिल अमीन। ठीक है, ग्लूकोज को हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन की गई। सर ये रिएक्शन कौन सी होती है? पहले तो ये समझ लो, HCN और NH2OH के साथ रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। तो अपने पास जो एल्डिहाइड या के जो कीटोन होते हैं ना, इनमें यही ग्रुप होता है बेटा, C डबल बॉन्ड O ग्रुप। तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, किसको दिखा रहा है सर? या तो ये एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करेगा या फिर कीटोन को रिप्रेजेंट करता है। तो जब एल्डिहाइड या कीटोन को, इसको बेटा रिएक्शन की गई किसके साथ? NH2OH के साथ किया। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, है ना, कोई मैकेनिज्म पे नहीं जा रहा यहाँ पे। जब इसको रिएक्शन की गई तो यहां से वाटर निकला, ये H2O, और ये जो प्रोडक्ट बना बेटा, ये C डबल बॉन्ड NOH, इसको बोला जाता है बेटा ऑक्साइम, ऑक्सिम बना। ठीक है, आई बात समझ में?
जब आप एल्डिहाइड या कीटोन को हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, ऑक्सिम बनता है। तो यहां भी यही देखने को मिला बेटा, इस जब ग्लूकोज की रिएक्शन NH2OH के साथ करा दी तो क्या बना बेटा, ग्लूकोज का ऑक्साइम बन गया, ग्लूकोज ऑक्साइम बनाए। रिएक्शन देखो, इसको देखना बस आपको, ओ इसकी रिएक्शन करा दो बेटा, ओ ये निकाल दो, H2 यहां से निकाल देंगे, बन गया यहाँ पे ऑक्सिम। ठीक है, एक और रिएक्शन बताता हूं बेटा एल्डिहाइड कीटोन की। देखो एक एल्डिहाइड कीटोन की एक और रिएक्शन है, जब आप इसको HCN के साथ रिएक्शन कराते हो एल्डिहाइड या कीटोन को बेटा, तो आप ऐसे समझो ये CN नेगेटिव पार्ट था, तो ये जाएगा बेटा इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड यहां आ जाएगा। तो क्या बना यहां से सर, ये C के साथ जुड़ गया, C के साथ आ गया सर CN, C के साथ क्या आ गया सर, ये आ गया CN लगा सर, डबल बॉन्ड सिंगल हुआ, O पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहां से ये वो H प्लस ले लेगा, ऐसे समझो बेटा, ये बन गया H। तो ये क्या बना अपने पास, CN और OH दोनों एक ही कार्बन पे जुड़े हुए होते हैं, तो उसको बोला जाता है साइनोहाइड्रिन। मतलब एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन HCN के साथ करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है साइनोहाइड्रिन। तो ग्लूकोज की रिएक्शन भी कराई गई बेटा, ये देखो एक रिएक्शन तो ये हो गई थी यहाँ पे, एक रिएक्शन तो अपन ने ये कर ली ग्लूकोज की, ग्लूकोज की रिएक्शन की, क्या बना सर, ये क्या बना अपने पास, ग्लूकोज ऑक्साइम बन गया। दूसरी रिएक्शन की, जब ग्लूकोज की रिएक्शन की गई बेटा HCN के साथ, तो प्रोडक्ट बन गया बेटा यहाँ पे ये ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। तो ये रिएक्शन क्या कंफर्म कर रही है कि साइनोहाइड्रिन का बनना और ऑक्सिम का बनना ये क्या बताता है कि ग्लूकोज के अंदर या तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा या कीटोन होगा बेटा, दोनों में से कोई भी हो सकता है। मतलब कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस कैसे पता चली सर, NH2OH के साथ रिएक्शन से, और दूसरा कौन सा सर, HCN के साथ रिएक्शन करने पे पता चल गई। तो ये क्या बता रहा है, देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या लिखा है आपने कि ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है सर, ऑक्सिम बना रहा है। ठीक है, और हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करके साइनोहाइड्रिन बना रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ये क्या बताता है कि ग्लूकोज के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है सर, ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप था बेटा। कार्बोनिल का मतलब C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O में सर या तो एल्डिहाइड होगा या फिर क्या होता है, कीटोन होता है। ठीक है भाई, आगे बात समझ में, या तो CO ग्रुप होगा या फिर क्या होगा सर, सॉरी CO ग्रुप होगा जिसको या तो एल्डिहाइड बोलेंगे या फिर क्या कहेंगे सर, कीटोन कहेंगे। ठीक है, 3 रिएक्शन पढ़ी अभी अपन ने ग्लूकोज की। HI के साथ ऐसे याद रखना है, HI ग्लूकोज को HI के साथ गर्म किया, हीट किया तो बनता है हेक्सेन। क्या बताता है कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन है, वो स्ट्रेट चेन के अंदर है। सर दूसरी रिएक्शन दी NH2OH के साथ, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल अमीन बोलते हैं, और बनता क्या है सर, ऑक्सिम बनता है। ये क्या कंफर्म किया सर, ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल का मतलब सर या तो एल्डिहाइड है या कीटोन ग्रुप है। ऐसे ही जब आपने HCN के साथ रिएक्शन किया ग्लूकोज को, बनता है प्रोडक्ट साइनोहाइड्रिन, जो क्या कंफर्म करता है कि सर ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप है। अगला आता है, अब कार्बोनिल में या तो एल्डिहाइड था या कीटोन था, अब सर होगा कौन सा इसके अंदर, तो उसकी भी नेक्स्ट रिएक्शन करा दी बेटा, किसके साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा ब्रोमीन वाटर के साथ है, और ये जो ब्रोमीन वाटर ना बेचारा क्या होता है, मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेटा। ये क्या होता है, मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये मिल्ड का मतलब होता है कि जो एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर देता है लेकिन कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। ये जो ब्रोमीन वाटर है, टोलेंस रिएजेंट है, फेलिंग सॉल्यूशन है, ये सारे अगर एल्डिहाइड है तो उसको ऑक्सीडाइज कर देंगे लेकिन कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते हैं। तो यही फायदा उठाया जब ये ग्लूकोज था अपने पास, ये दिस इज ग्लूकोज, और किसके साथ रिएक्शन करा दी, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराई। तो ब्रोमीन वाटर क्या करेगा बेटा, केवल एल्डिहाइड को, ये जो एल्डिहाइड दिख रहा है ना CHO ग्रुप, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देगा बेटा। तो ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर के साथ किया गया तो जो प्रोडक्ट बना बेटा वो ग्लूकोनिक एसिड बना बेटा। ये क्या बना सर, ग्लूकोनिक एसिड बना, ग्लूकोनिक एसिड। ये जो ग्लूकोनिक एसिड बन रहा है ये क्या कंफर्म कर रहा है कि सर वो जो कार्बोनिल ग्रुप बता रहे थे ना एल्डिहाइड या कीटोन वाला, सर वो एल्डिहाइड है।
तो आपसे पूछे कि भाई ग्लूकोज में जो फंक्शनल ग्रुप था मेन वो एल्डिहाइड या कीटोन में से था, तो उसका कैसे कैसे अपन ने उसकी पुष्टि की थी सर, अपन ने रिएक्शन करा दी थी उसको किसके साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ। तो इससे हुआ क्या, जो एल्डिहाइड ग्रुप था, अगर ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो ऑक्सीडाइज हो जाता, और ऐसा ही देखने को मिला बेटा, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट था, इस वजह से वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, ग्लूकोनिक एसिड बनाता है। तो आपसे पूछेगा क्या कि ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, तो याद रखना है ग्लूकोनिक एसिड। क्या बनता है, ग्लूकोनिक एसिड। ये क्या बता रही है रिएक्शन कि सर ग्लूकोज के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, एल्डिहाइड होगा। ठीक है, अब आते हैं बेटा, ग्लूकोज को रिएक्शन करा देते हैं एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ या फिर एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा देते हैं। अब ये रिएक्शन करने से पहले आपको थोड़ा सा इस रिएक्शन का बेसिक पता होना चाहिए बेटा। बेसिक क्या, वो समझो। ये जो एसिटिक अनहाइड्राइड या एसिटाइल क्लोराइड की बात करते हैं, तो देखो ये अपने पास एल्कोहल ग्रुप है बेटा, एल्कोहल है, ROH क्या होता है, एल्कोहल होता है। तो बेसिकली इसकी ये जो रिएक्शन है वो एल्कोहल के साथ है ना, एल्कोहल था, और ये मैंने ले लिया बेटा यहाँ पे एसिटिक अनहाइड्राइड ले रहा हूं। ठीक है, क्या ले रहा हूं, एसिटिक अनहाइड्राइड, दिस इज एसिटिक अनहाइड्राइड, दिस इज एसिटिक अनहाइड्राइड। ठीक है बेटा, ये क्या अपने पास एसिटिक अनहाइड्राइड है ये। तो एल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे तो आप ऐसे बनाओ, प्रोडक्ट बनाने की एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं। एल्कोहल का क्या निकाल दो आप, H निकाल दो, यहां से ये वाला ग्रुप बाहर निकाल दो। क्या बन गया सर, ये CH3COH बन जाएगा, और ये जो COCH3 ग्रुप है वो O के साथ लगा दो आप, तो ये बन गया ROCOCH3 ग्रुप लग गया बेटा ये। और ये क्या बना अपने पास, एस्टर बनता है। क्या बनता है, एस्टर बनता है बेटा। ठीक है, तो जब आपने ग्लूकोज की रिएक्शन एसिटिक अनहाइड्राइड या एसिड क्लोराइड के साथ कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, अगर एल्कोहल ग्रुप है तो एस्टर बनना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, और यही देखने को मिला बेटा जब ग्लूकोज की रिएक्शन, दिस इज ग्लूकोज, और ग्लूकोज की रिएक्शन अपन ने किसके साथ कराई सर, एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ कराई। ठीक है, तो क्या बना सर, ग्लूकोज का पेंटा एसिटेट बना, दिस इज ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। ठीक है सर, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। अरे पेंटा एसिटेट क्यों बना सर, 5 OH ग्रुप होंगे तब बना होगा। इसका मतलब कितने मोल होंगे यहाँ पे, 5 मोल थे किसके, एसिटिक अनहाइड्राइड के। इसको ऐसे लिख देते हैं एसिटिक अनहाइड्राइड को। ठीक है, 5 मोल एसिटिक अनहाइड्राइड के थे, तो क्या बना सर, ग्लूकोज का पेंटा एसिटेट बना, और ये स्टेबल था बेटा। ये स्टेबल का मतलब सर ये जो 5 OH थे ना, अलग अलग कार्बन पे होंगे तभी स्टेबल हो सकता है। अगर एक पे एक से ज्यादा OH होते हैं तो वो मॉलिक्यूल क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो जो पेंटा एसिटेट का है बनना, ये क्या बता रहा है कि ग्लूकोज के अंदर 5 OH ग्रुप है और ये स्टेबल था, वो क्या दर्शा रहा है कि पांचों के पांचों हैं वो अलग अलग कार्बन पे प्रेजेंट है। तो ये बात समझ में आ गई। देखो ये क्या लिखा है कि ग्लूकोज की एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन की गई तो क्या बनता है बेटा, ये एसिटाइलेशन हुआ बेटा इसका ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बनता है ये। जो क्या दिखा रहा है कि सर 5 OH समूह की पुष्टि कर रहा था, ये 5 OH ग्रुप की पुष्टि करता है। और जो ग्लूकोज पेंटेस्ट ग्लूकोज है वो बेटा स्टेबल था, स्टेबल था इसका मतलब 5 OH ग्रुप है वो क्या होंगे, अलग अलग कार्बन परमाणुओं पे जुड़े हुए हैं। क्योंकि अगर OH ग्रुप एक एक से ज्यादा OH ग्रुप बेटा एक कार्बन पे होंगे तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है और वहां से वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाता है। ये बात पता होगी आप सभी को। तो अपन ने देखो क्या क्या पढ़ा, HI के साथ रिएक्शन पढ़ ली सर, क्या बना, हेक्सेन बना। NH2O के साथ सर ऑक्सिजन बनता है। HCN के साथ सर ग्लूकोज का साइनोहाइड्रिन बना। फिर सर अपन ने पुष्टि की इसकी कि इसके अंदर जो कार्बोनिल ग्रुप था वो एल्डिहाइड कीटोन है, तो उसकी रिएक्शन करा दी ब्रोमीन वाटर के साथ की, तो ग्लूकोनिक एसिड बनना था, बना। वो क्या बता रहा है कि सर इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप था, अपने पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप था। फिर अपन ने 5 OH ग्रुप की पुष्टि करी। अब आते हैं कि 5 OH ग्रुप है तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी वाले भी तो होंगे ना, बिल्कुल होंगे। तो लास्ट रिएक्शन देखते हैं ग्लूकोज की HNO3 के साथ रिएक्शन बेटा, किसके साथ, HNO3 के साथ रिएक्शन। ये जो नाइट्रिक एसिड है ना, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा। ये क्या है, नाइट्रिक एसिड है, और ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
ठीक है, नाइट्रिक एसिड क्या है सर, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये करता क्या है बेटा, ये नाइट्रिक एसिड क्या करता है, CHO जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कर देता है, और एल्कोहल ग्रुप है बेटा ROH ग्रुप, उसको भी प्राइमरी वाले को, ये 1 डिग्री एल्कोहल ग्रुप होगा बेटा RCH2OH, RCH2OH उसको भी कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो नाइट्रिक एसिड क्या है सर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो क्या करता है, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कर देता है, और प्राइमरी एल्कोहल ग्रुप होगा तो उसको भी कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो रिएक्शन दिख रही है आपको, इसको समझो। तो ये जो ग्लूकोज था बेटा, इसका जब ऑक्सीडेशन किया गया किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ किया गया, तो ग्लूकोज के अंदर ये जो CHO ग्रुप है बेटा, ये वाला जो ग्लूकोज के अंदर ये जो CHO ग्रुप दिख रहा है ये, और यहाँ पे ये जो CH2OH है ये प्राइमरी वाले थे बेटा, ये वाला CHO ग्रुप था, तो इसका क्या हुआ सर, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। इस प्राइमरी एल्कोहल का भी सर ऑक्सीडेशन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो यहाँ पे क्या पता चला बेटा, देखो ये वाला ही ऑक्सीडाइज हुआ, 5 OH में से केवल एक ग्रुप ही ऑक्सीडाइज हुआ, तो इसका मतलब एक इसके अंदर क्या था, प्राइमरी एल्कोहल ग्रुप है, और ये जो बना है वो क्या है, ये सैकरिक एसिड बनता है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है, ग्लूकोज की नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, सैकरिक एसिड। ठीक है, तो 1 डिग्री OH ग्रुप था बेटा एक, और 4 2 डिग्री OH थे यहाँ पे। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ग्लूकोज ग्लूकोज ले लो या ग्लूकोनिक एसिड भी लेते हैं बेटा, तो नाइट्रिक एसिड क्या करता है, उनको सैकरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। देखो ग्लूकोज को किया आपने, ग्लूकोनिक एसिड भी लिया होता, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड क्या होता है सर, ग्लूकोनिक एसिड होता है अपने पास क्या, ये होता है ग्लूकोनिक एसिड, देखो ग्लूकोनिक एसिड में यहाँ पे था अपने पास COH, फिर उसके बाद ये CHOH कितनी बार, 4 बार, और नीचे ये प्राइमरी एल्कोहल ग्रुप था, ये ग्लूकोनिक एसिड था। यहाँ पे भी अगर नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड डाल लेंगे बेटा, तो देखो ये तो ऑलरेडी ऑक्सीडाइज था ये वाला ग्रुप, तो कौन सा ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा सर, ये वाला ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएगा, प्राइमरी एल्कोहल ग्रुप। ये 1 डिग्री एल्कोहल है ना, तो क्या बन जाएगा, देखो ये COH सर, ये CHOH 4 बार थे, और ये जो नीचे नीचे जो प्राइमरी वाला था ये ऑक्सीडाइज हो गया इसके अंदर, तो ये बना, ये क्या है सर, सैकरिक एसिड है, सैकरिक एसिड है। ठीक है, तो ये 5-6 रिएक्शन थी बेटा ग्लूकोज की, आई होप कि आप सभी को आ गई होंगे समझ में। अब आते हैं कि भाई जो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है ना उसके बारे में देख लेते हैं बेटा। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की बात करते हैं, और कौन सा, ओपन चेन स्ट्रक्चर देख रहे हैं बेटा। ठीक है ना, फिशर स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर किसका, ग्लूकोज का। जब ये ग्लूकोज की इतनी सारी इंफॉर्मेशन अपन को मिल गई, तो फिशर भाई साहब ने क्या किया था, फिशर जी ने क्या किया था, ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर दिया बेटा। कैसे, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है बेटा, ऐसे ये लाइन दिख रही है आप लोगों को, ये लाइन ड्रॉ किया है ऐसे। ठीक है, मैं आपको अलग से बना देता हूँ, ये एक बार पढ़ लेना बेटा, ये वापस ले आऊंगा, चलो मैं ओपन चेन यहाँ बना देता हूँ। देखो एक ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे, सबसे ऊपर CHO ग्रुप को रखो, नीचे नीचे बॉटम पे प्राइमरी एल्कोहल ग्रुप बना दो बेटा, CH2OH। 2 कार्बन हो गए, टोटल कार्बन कितने सर ग्लूकोज के अंदर, 6 थे, तो बेटा 4 लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दो, ये 4 कार्बन को रिप्रेजेंट कर रही है, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद आपको बेटा ग्लूकोज के लिए क्या याद रखना है, हमेशा इसको याद रखना, नंबर 1 था बेटा, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, नंबर 5 कार्बन, और ये नंबर 6 कार्बन था। तो नंबर 3 कार्बन पे आपको क्या देखना है कि इस साइड में बेटा, ये फिशर स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, ये फिशर स्ट्रक्चर के अंदर 3 नंबर कार्बन पे यहाँ पे क्या आएगा सर, H आएगा राइट साइड में, ये राइट साइड है बेटा, ये लेफ्ट साइड है। बाकी सारे क्या आएंगे यहाँ पे, OH OH OH। तो OH इधर आ चुका है, तो इधर क्या आएगा सर, ये H आएगा, OH है तो इधर H आएगा, ये H था तो इधर क्या मिलेगा, OH, यहाँ OH है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, H मिलेगा। तो इसको कैसे याद रखोगे, आपको याद रखना है बेटा, ये ग्लूकोज, देखो ग्लूकोज क्या है, सारी बातें करेंगे। तो C3 पे जो 3 नंबर कार्बन है बेटा, इस कार्बन की बात कर रहा हूं मैं, है ना, C3 पे OH था, वो किस तरफ है, लेफ्ट साइड में, तो H लिख दूं, C3 पे H है बेटा, वो राइट साइड में लगाना आपको। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है,
ये याद रखोगे, यहाँ पे C3 पे H है वो राइट साइड में लगाना है बेटा, ठीक है। अब आता है कि जो ग्लूकोज है ना बेटा, इसमें कितने कायरल कार्बन है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन, नंबर ऑफ किरेल कार्बन बेटा। कायरल कार्बन कितने सर, कायरल कार्बन कौन सा होता है, एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है। कौन सा होता है सर ये, जिसपे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं ना, जिस कार्बन पे चारों वैलेंसी अलग अलग होती है। तो आप देखो इस कार्बन को देखो बेटा, यहाँ पे इस कार्बन को देखना, मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को दिखाने की। इस कार्बन को देखो, इस 2 नंबर कार्बन को, दिख रहा है सर, एक ग्रुप ये रहा, एक ग्रुप ये रहा, एक ग्रुप ये रहा, 3, और एक ये चौथा ग्रुप, चारों अलग अलग ग्रुप हैं। तो इसका मतलब ये 2 नंबर कार्बन कैसा सर, कायरल कार्बन। कैसा हुआ, कायरल कार्बन। बहुत खूब बेटा। अब आते हैं सर, अपन बात करते हैं 3 नंबर वाले को। देखो बेटा इस कार्बन को देखो, 3 नंबर वाले को सर, 3 पे एक ग्रुप H, दूसरा OH, तीसरा ये ग्रुप और चौथा ग्रुप ये। क्या ये भी चारों अलग अलग ग्रुप हैं सर, बिल्कुल चारों ग्रुप अलग अलग चमक रहे हैं। तो ये भी कैसा कार्बन, कायरल कार्बन। तो ऐसे ही सर ये वाला कार्बन भी कायरल होगा, एक ग्रुप, 2 ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप, ये चौथा ग्रुप बन गया बेटा। बना को नहीं, बिल्कुल बना सर। इस तरह से तो ये वाला कार्बन भी, पांचवा भी कार्बन है, ये भी कायरल हो गया सर, एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, और ये पूरा ग्रुप क्या हो गया, चौथा ग्रुप। तो कितने कायरल कार्बन है सर ग्लूकोज के अंदर, 4 कायरल कार्बन है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है बेटा यहां से क्या, कि ग्लूकोज में नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने, 4। तो इसके नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पूछे आपसे, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर, ठीक है। त्रिविम समावी पूछ ले बेटा आपसे, त्रिविम समावी पूछे तो बेटा 2 की पावर कितने, क्या करना है बेटा, यहाँ पे कायरल कार्बन कितने, 4 है, 2 की पावर 4। तो आंसर आ जाएगा बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 2, 4 दूनी 8 दूनी 16। तो आंसर आ गया बेटा इसके 16। मतलब HOH की पोजीशन चेंज करके आप 16 आइसोमर बना सकते हो, 16 समावयी बना सकते हो। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, जा भी चुका बेटा ना, कि ग्लूकोज के अंदर कितने कायरल कार्बन, 4, तो कितने स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल सर, 16। ये देखो यहाँ पे। अब आता है कि देखो बेटा यहाँ पे जो डी है ना, अभी ग्लूकोज का नाम आपको दिख रहा होगा, ये नाम लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक तो ये जो कैपिटल डी लिखा हो रहा है, प्लस साइन लिखा है सर। प्लस साइन का मतलब तो क्या है सर, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ठीक है। जो प्लेन पोलराइज लाइट को किस तरफ घुमा रहा था सर, ये राइट साइड में क्लॉकवाइज घुमाता है बेटा, इसलिए लिख दिया इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोल दिया सर। ये जो कैपिटल डी है ना, ये क्या बताता है सर, ये सापेक्षित विन्यास को बताता है। ये क्या बताता है सर, ये रिलेटिव ओरिएंटेशन को बताता है बेटा, रिलेटिव ओरिएंटेशन को बताता है ना, ओरिएंटेशन, ठीक है। मतलब इस कैपिटल डी का इस डेक्स्ट्रो से कोई लेना देना नहीं है बेटा, ठीक है। ये सर ये कैसे पता चले, डी फैमिली से या एल फैमिली से है। तो आपको बेटा ये देखो कायरल कार्बन दिख रहे हैं, 4 थे, बिल्कुल सर। कौन सा कार्बन देखना है सर, बॉटम कायरल देखना है, बॉटम कायरल वाला ये कार्बन देखना आपको। इस बॉटम कायरल कार्बन पे जब भी कार्बोहाइड्रेट पढ़ो तो क्या देखना है, बॉटम कायरल कार्बन पे OH अगर आपका राइट साइड में बेटा ये, तो इसको डी फैमिली से बिलोंग करता हुआ कहेंगे। अगर ये इधर होता बेटा बॉटम पे OH राइट लेफ्ट में होता तो एल फैमिली बोल देते, ठीक है। तो ये कैसे देखना है, अंतिम कायरल कार्बन पे OH दाई ओर होता है बेटा, ठीक है। तो डी फैमिली, डी इसलिए लिखा हुआ है, ठीक है, राइट साइड में, दाई का मतलब राइट साइड, ठीक है भाई। इतना समझ में आ गया। मैंने तो बेटा कोशिश तो खूब की आप लोगों को सारी बातें एनसीईआरटी की पढ़ाने की, इसमें टाइम भी हो रहा है आज की क्लास को एंड करने का, कार्बोहाइड्रेट पूरा भी नहीं हुआ। अब इसमें टाइम लगेगा, बाकी आगे टाइम नहीं लगेगा। तो क्लास 1 की बजाय 2 कर लेते हैं यहाँ पे, चिंता क्यों करें अपन। यहाँ पे इसको 2 क्लास में कर लेते हैं बेटा ना, 2 क्लास कार्बोहाइड्रेट में लगा देते हैं, ठीक है। मतलब टोटल क्लासेस यहाँ पे, एक लेक्चर इस पे आ जाएगा, एक इस पे, 4 में पूरा कर देंगे ना। कोई कम ज्यादा होगा तो ऊपर नीचे कर लेंगे। तो आज की क्लास अपन यहाँ पे ही एंड करते हुए जा रहा हूँ मैं। कहाँ पे कर रहा हूँ एंड, यहाँ पे एंड कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। या ग्लूकोज को पूरा कराऊं, ग्लूकोज को पूरा करा देता हूँ, ग्लूकोज पूरा करा देते हैं, 5-4 मिनट की बात हो रहा है बेटा। अभी जो ओपन चेन स्ट्रक्चर था ना बेटा, बहुत सारे रिएक्शंस को एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन कुछ कमियां थी इसकी। तो वो देखो यहाँ पे, जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है बेटा उसकी कुछ कमियां, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर, लिमिटेशन ऑफ
ओपन चेन स्ट्रक्चर, जो फिशर जो संरचना थी ना उसकी लिमिटेशन, ओपन चेन स्ट्रक्चर, जो खुली जो संरचना थी बेटा, इसकी विवर श्रृंखला थी ग्लूकोज की, जो अपन ने फिशर में पढ़ा, उसका क्या कमियां क्या है। देखो ग्लूकोज है ना बेटा, एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप जिसमें होते हैं वो डीएनपी टेस्ट देते हैं बेटा, क्या देते हैं, डीएनपी टेस्ट, और सिप टेस्ट भी देते हैं, लेकिन ग्लूकोज नहीं देता है भाई। ग्लूकोज के भाई सोचने वाली बात थी कि ग्लूकोज के अंदर सर एल्डिहाइड है, कीटोन एल्डिहाइड ग्रुप था, और एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का टेस्ट होता है कौन सा, डीएनपी टेस्ट, सिप टेस्ट होता है, दोनों एल्डिहाइड, अगर एल्डिहाइड है तो वे टेस्ट देना चाहिए, लेकिन ग्लूकोज में है, अपन ने पढ़ा, लेकिन वो टेस्ट नहीं दे रहा था ये। ठीक है सर, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ ग्लूकोज एल्डिहाइड होते हैं वो तो रिएक्ट करते हैं, ग्लूकोज में एल्डिहाइड है तो वो भी तो रिएक्ट करना चाहिए, लेकिन वो भी बेटा बाइसल्फाइड के साथ योगज उत्पाद नहीं बना रहा था, जो एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म नहीं कर रहा था। ग्लूकोज पेंटाएसिटेट बना ना, देखो ग्लूकोज पेंटाएसिटेट मैं दिखाता हूं अभी आपको, ये रहा, ये जो ग्लूकोज पेंटाएसिटेट था, ये आपके सामने पेंटाएसिटेट है, तो अभी भी इसके अंदर बेटा सीएचओ ग्रुप तो है ना, देखो ग्लूकोज पेंटाएसिटेट में अभी भी सीएचओ ग्रुप है और एल्डिहाइड ग्रुप है, तो बेटा ये एल्डिहाइड की रिएक्शन देना चाहिए, लेकिन ग्लूकोज पेंटाएसिटेट है वो हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा था बेटा। ठीक है, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट NH2OH के साथ ग्लूकोज तो करता है, लेकिन NH2OH के साथ ग्लूकोज का पेंटाएसिटेट रिएक्शन नहीं कर रहा था, तो ये कुछ कमियां थी बेटा किसकी, ओपन चेन की। तो फिर क्या सोचा गया कि भाई जो ग्लूकोज के अंदर जो एल्डिहाइड ग्रुप अपन जिस तरह देख रहे हैं ना उस तरह नहीं है, मतलब सर वो ग्लूकोज साइक्लिक फॉर्म में जा रहा होगा, ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा होगा, ऑक्सीजन एल्डिहाइड ग्रुप के साथ एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा होगा। ये जो ऊपर वाली रिएक्शन है ये क्या बताती है कि ग्लूकोज के अंदर मुक्त सीएचओ समूह की अनुपस्थिति को इंगित करती है बेटा। ये क्या शो कर रही है, फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप की प्रेजेंस को, ये क्या करती है, फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप है ना, फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये नहीं है बेटा, ये रिएक्शन ये बता रही है। तो ग्लूकोज है वो किस फॉर्म में होगा बेटा, साइक्लिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होगा, साइक्लिक, ग्लूकोज है वो किस तरह से होगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता होगा बेटा सॉल्यूशन के अंदर। तो ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना, इसी को समझाने के लिए इसी को समझा रहा हूं, इसी को बनाना सिखा रहा हूं बेटा, साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो हमें ये जो हावर्थ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, ये बनाने आने चाहिए बेटा, ग्लूकोज के ये हावर्थ स्ट्रक्चर। ये जो ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना बेटा, देखो तो जो 5 नंबर वाला कार्बन पे जो ऑक्सीजन दिख रहा है, ऑक्सीजन का लोन पेयर था, ये लोन पेयर इस, देखो लोन पेयर है तो बेटा ये अटैक करेगा यहाँ पे इस एल्डिहाइड ग्रुप के साथ करके हेमी एसिटल बनाता है बेटा, एल्कोहल है एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके एसिटल बनाता है। तो यहाँ भी वही हुआ कि ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ चला गया बेटा O नेगेटिव। अब देखो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देता है तो इस O पे कैसा चार्ज आएगा सर, प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आते ही ये H के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और यहाँ से H प्लस को भी फ्री कर देगा। तो आप ऐसे समझ लो यहाँ से जो H निकला वो O पे चला जाएगा बेटा, ऐसी बात है। तो देखो ये दिख रहा है यहाँ पे सर, ये देखो ये जो 5 नंबर वाला कार्बन है और 1 नंबर वाला कार्बन है, इनके बीच में ऑक्सीजन आ गया, ये बॉन्ड बना लिया बेटा इसने, ऑक्सीजन ने साइक्लिक बनाया यहाँ पे। और ये जो O पे ये जो OA था ये रहा देखो O, मतलब ये जो कार्बन है ना 1 नंबर कार्बन वो एल्डिहाइड कार्बन था बेटा, इस स्ट्रक्चर के अंदर ये वाला कार्बन कौन सा है, एल्डिहाइडिक कार्बन है। साइक्लिक स्ट्रक्चर में 1 नंबर वाला कार्बन क्या, एल्डिहाइडिक कार्बन है। ठीक है, तो सर ये OH इस तरफ दिखाया राइट साइड में, यहाँ पे OH दिखा दिया लेफ्ट साइड में भी हो सकता है बेटा ये, क्योंकि ग्लूकोज 2 फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा था, एक अल्फा फॉर्म एक बीटा फॉर्म। तो अगर ये OH राइट साइड में है बेटा तो ये कौन सी फॉर्म है सर, ये अल्फा फॉर्म होगी ग्लूकोज की। सर ये OH लेफ्ट साइड में है बेटा यहाँ पे, तो ये कौन सी फॉर्म है सर, ये बीटा फॉर्म है ग्लूकोज की। ठीक है, आया समझ में। ये स्ट्रक्चर बनाना बताऊंगा बेटा आपको, याद है, ऐसे याद हो जाएगा, आप मतलब बड़े आसानी से कर लोगे याद। तो ये आप देखो 1 और 5 के बीच में ऑक्सीजन है, ऐसे एक पायरन रिंग होती है बेटा, ये वाली रिंग। तो ये 1 2 3 4 5, तो क्या इस पायरन में 1 और 5 के बीच में ऑक्सीजन है ना सर, बिल्कुल ऑक्सीजन है 1 और 5 के बीच में। इसका मतलब ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है इस पायरन रिंग से रिजेंबल करेगा। तो हावर्थ जी ने क्या किया, इनका पायरनोज स्ट्रक्चर दे दिया, हावर्थ स्ट्रक्चर बना दिया बेटा। ठीक है, तो ये क्या है, हावर्थ स्ट्रक्चर है बेटा ग्लूकोज के, ये हावर्थ स्ट्रक्चर है ग्लूकोज के। ठीक है, ये क्या है, हावर्थ स्ट्रक्चर है सर ग्लूकोज के, अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म। अब मैं आपको तुरंत याद करने सिखा रहा हूं बेटा ये अल्फा और बीटा फॉर्म। देखो
ग्लूकोज का जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन था बेटा, ठीक है, उसका क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं अपन, क्रिस्टलाइजेशन 303 केल्विन पे कर रहे हैं, तो अल्फा फॉर्म मिलेगी बेटा। और ये जो क्रिस्टलाइजेशन है वो 371 पे कर रहे हैं, तो बीटा फॉर्म मिलती है। याद रखना है ग्लूकोज के, देखो ये कॉन्सेंट्रेटेड था बेटा, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, हॉट एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन था बेटा, हॉट एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। 371 केल्विन पे बीटा फॉर्म मिलेगी, और 303 केल्विन पे कौन सी फॉर्म होती है, अल्फा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब मैं हावर्थ स्ट्रक्चर पे आ रहा हूं, तो ग्लूकोज का हावर्थ स्ट्रक्चर कैसे याद रखना है अपने को, ग्लूकोज का हावर्थ स्ट्रक्चर बेटा, हावर्थ स्ट्रक्चर, तो ग्लूकोज की दो फॉर्म है बेटा, अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म। तो आपको कैसे ड्रॉ करना है, एग्जाम में आएगा बेटा, मतलब ड्रॉ करना नहीं आएगा, इससे रिलेटेड पूछ सकता है। तो ये देखो ये एक नंबर है, एक नंबर ऐसे यहां लिखता हूं, एक नंबर, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन, ये 4 नंबर कार्बन, ये 5 नंबर कार्बन था बेटा, और ये ऊपर 6 नंबर लगा देंगे, ठीक है। तो 1 और 5 के बीच में ही वो है ना, बिल्कुल। तो देखो क्या याद रखना है बेटा, अल्फा फॉर्म के लिए ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोपाइरेनोज, ग्लूकोपाइरेनोज, ठीक है। तो 1 नंबर पे यहाँ पे आएगा अल्फा फॉर्म में H, नीचे OH, 2 पे भी ये ऐसे ही मिलेगा H और OH, 3 पे याद रखना है OH ऊपर आएगा H नीचे आएगा, C3 है ना। जो आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको फिशर वाला, इसमें जो ये जो लेफ्ट वाले ग्रुप है ना बेटा, हावर्थ हमें टॉप पर मिलते हैं ना, राइट वाले ग्रुप नीचे की तरफ आएंगे, मतलब इस स्ट्रक्चर को ऐसे कर दो बेटा, तो ये राइट वाले ग्रुप नीचे मिलेंगे और ये वाले ग्रुप है वो ऊपर मिलते हैं, ठीक है, हावर्थ में। 3 पे OH या ऊपर ही आएगा बेटा, यहाँ पे HOH फिर से, और ऊपर क्या आएगा यहाँ पे CH2OH H। कैसे याद रखेंगे, एक सिंपल सा वर्ड ये याद रखना है, एक छोटी सी ट्रिक सर, 3 नंबर कार्बन पर C3 पे OH है, वो कहाँ मिलेगा सर, ऊपर मिलेगा टॉप पर, ठीक है, ये वर्ड याद रख लेना, C3 पर OH है वो कहाँ मिलेगा, टॉप पर मिलेगा, ऊपर मिलेगा अल्फा फॉर्म में। बीटा फॉर्म बनाता हूं, देखो ये ग्लूकोज की बीटा फॉर्म पे आ रहे हैं, तो बीटा फॉर्म में क्या होता है, जो 1 नंबर कार्बन होता है ना बेटा, एनोमेरिक कार्बन बोला जाता है इसको, है ना। तो 1 नंबर वाला कार्बन ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर कार्बन, ये 5 और ऊपर 6 वाला था, ठीक है। तो 1 पे क्या आएगा ऊपर OH, यहाँ H, 2 पे HOH, जो ग्लूकोज इसमें था ना अल्फा में, वही यहाँ पे मिलेगा। बीटा में यहाँ पे OH था, यहाँ H था, यहाँ H था, यहाँ OH था, यहाँ पे CH2OH है H। तो अल्फा और बीटा फॉर्म में सिर्फ कहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है, यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा अल्फा और बीटा फॉर्म में बेटा, ठीक है। तो इसमें ये कौन सा था सर, ये बीटा डी ग्लूको प्लस ग्लूकोपाइरेनोज, ये डैश है बेटा, माइनस मत समझना है ना, ग्लूकोपाइरेनोज, पाइरेनोज। तो इसमें क्या याद रख लेंगे अपन एक बात सर, इसमें C3 पर C1 और C3 पर C1 और कौन सा C1 तथा C3 पर OH है बेटा, OH ग्रुप है वो टॉप पर मिलेगा। इतनी दो बातें याद रखना, आपको स्ट्रक्चर आसानी से समझ में आ जाएगा बेटा, ऑप्शन के अंदर कौन सा है, ठीक है। क्योंकि जितने भी डाइसैकेराइड पॉलीसैकेराइड पढ़ेंगे वहां पे आपको ग्लूकोज फ्रक्टोज काम में आते हैं बेटा, ये आपको आएंगे तो वो जो डाई पॉलीसैकेराइड है आपके लिए बड़े आसान हो जाएंगे। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं, जिसमें मैं आपको ग्लूकोज कंप्लीट हो गया, फ्रक्टोज से स्टार्ट करूंगा, फ्रक्टोज, फिर उसके बाद सारे आपके जो डाइसैकेराइड है और पॉलीसैकेराइड है उनको कवर कर लेंगे, और हो सकता है कि टाइम बचेगा तो अगला प्रोटीन वाले पोर्शन पे भी अपन स्टार्ट कर देंगे। तो एंड करता हूँ आज के सेशन, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपने छोटों को प्रेम करो, बड़ों को सम्मान दो। जय हिंद, जय भारत।